और भारत के आर्थिक मंच पर क्या कुछ चल रहा है, कौन सी नीतियां बन रही हैं और क्या है इन नीतियों के नफे और नुकसान। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे डिजिटल रुपया क्या है, कब यह होगा लॉन्च और कैसी होगी हमारी डिजिटल रुपए यानी ई रुपी वाली अर्थव्यवस्था। चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। मेरे हाथ में ये करेंसी नोट है और ये एक लंबी यात्रा के बाद हमारे पास पहुंचा है। करेंसी नोटों की यात्रा की स्थिति की एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए आज सुबह मैं अपने घर से ऑफिस आने के लिए ऑटो से निकला। ऑटो वाले को मैंने 100 रुपये दिए। यही 100 रुपया हो सकता है ऑटो वाला दोपहर के खाने में किसी ढाबे पर खाए और ढाबे वाले को दे दे। ढाबे वाला जब शाम को अपने घर जाने लगे तो वो अचानक से देखे कि उसके मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया है और वो किसी दुकान पे जाके मोबाइल चार्ज करा ले। मोबाइल चार्ज करने वाले के पास यही 100 रुपया दे और फिर मोबाइल चार्ज करने वाला रात को अपने घर जाते समय किसी दूध अंडे की दुकान से अंडा उठाए, दूध ले और उसे यही 100 रुपया दे दे। मैं सुबह फिर निकलूं और दूध अंडा खरीदूं और 500 रुपये का नोट दूं और बदले में जो हमें पैसे मिले हो सकता है कि यही 100 रुपये का नोट मुझे फिर वो वापस कर दे। यानी एक नोट लंबे सफ़र के बाद हमारे पास वापस आ गया। लेकिन हमने देखा कि जिस हालत में मैंने ये नोट निकाला था, ये नोट उस हालत में हमारे पास पहुंचा नहीं। किसी ने इसको वॉलेट में रखा, किसी ने कहीं रखा, किसी ने किसी तरीके से मोड़ के रखा। तो ये हमारे हाइजीन के लिए भी एक बार ठीक नहीं होता और कई बार ये डैमेज हो जाता है। फिर इसे छापने और मैनेज करने की रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी होती है और शायद हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मगर अब आने वाले समय में इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि आरबीआई जल्दी ही डिजिटल रुपया जारी करने जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान आज हैं। एस सुधाकरन साहब हैं, आप क्यू गेट्स टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अरुणा शर्मा, आप रिजर्व बैंक की डिजिटाइजेशन कमेटी की सदस्य हैं, आपका अनेक अनेक स्वागत अर्थनीति कार्यक्रम में। अरुणा जी, पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगा, ये डिजिटल रुपया क्या है? आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप पेमेंट आज जो करते हो डिजिटल कर रहे हो, चाहे पेटीएम से करते हो चाहे किसी से करते हो, परंतु जो रुपया आपका बैंक में है वो एक फिजिकल करेंसी है। जैसा कि आपने दिखाया 100 रुपये का नोट दिखाया, तो एक अर्थव्यवस्था को रखने के लिए आरबीआई पैसा जारी करता है बाजार में। वो जो पैसा जारी करता है वो उतना प्रिंट करके जारी करता है। अब उसमें बदलाव आएगा कि वो प्रिंट करके जारी करने की जगह वो डिजिटल रुपया जारी करेगा। और प्रिंट करके जारी करने में आपका प्रिंटिंग का खर्चा है और रुपए को आपके बैंक तक ले जाने के लिए सिक्योरिटी का खर्चा है, लॉजिस्टिक का खर्चा है। वो सारे खर्चे कम हो जाएंगे और एक डिजिटल रुपया आएगा। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपकी जो करेंसी प्रिंटिंग है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। शून्य तो नहीं होगी परंतु कम होती जाएगी और छोटे डिनोमिनेशन के नोट्स ही छापने की शायद ज़रूरत पड़े, 200 के, 50 के, 100 के, और बाकी बड़ा 500 या 2000 के नोट की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके इसमें आ जाएगा कि आरबीआई जो करेंसी जारी करती है एक अर्थव्यवस्था को रखने के लिए वो डिजिटल फॉर्म में आ जाएगी। अरुणा जी, आपने कहा कि जैसे ये नोट है इसके बजाय वो डिजिटल नोट और छापने की वो खत्म हो जाएगी। भाई ये नोट है, इसे मैं चाहूँ तो इस जेब में रख लूँ, नीचे के पॉकेट पैंट की जेब में रख लूँ, कहीं भी रख लूँ। वो डिजिटल रुपया हम कहाँ रखेंगे? आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आज आपके बैंक के खाते में समझो 1 लाख रुपया रखा हुआ है तो वो 1 लाख रुपया ही रहेगा और जैसा आप उसको ऑपरेट करते हो रिटेलर वैसा ही ऑपरेट करोगे। अब आरबीआई इस बात पे तय करने की कोशिश कर रही है कि पहले स्तर में वो जो रिलीज़ करती है, आज वो क्या करती है, नोट प्रिंट करके बैंकों को देती है और बैंकों से हम लेन देन करते रहते हैं। अब वो बैंकों को दे या सीधे आपके वॉलेट में डाल दे तो शायद हो सकता है कल आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर हो जाए और आपके वॉलेट में वो 1 लाख रुपया रहेगा आपके मोबाइल नंबर पे, आप उससे अपना ट्रांजैक्शन करते रहें। इसी से रिश्ता में दूसरी बात आती है कि आज बैंक में रहता है तो आपको ब्याज मिलता है। सेविंग्स अकाउंट है तो 2% 3% मिलेगा। आप अगर फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे तो 6-7% आपको मिलेगा।
तो इसमें वो इसको देगा कि नहीं देगा, इस पे भी अभी आरबीआई का निर्णय होना है, क्योंकि अभी इसके लिए कॉन्सेप्ट नोट जारी हुआ है जिस पे बिल्कुल। चर्चा चल रही है। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा वॉलेट में हम रख सकते हैं, तो डिजिटल वॉलेट जो है यानी कि कोई ऐप की तरह की चीज होगी जिसको हमें डाउनलोड करना होगा और हमारे मोबाइल पे वो आ जाएगा। आज आप कर ही रहे हो, आज जितना भी आप पेमेंट्स कर रहे हो आप अलग अलग वॉलेट से कर रहे हो। देखिए इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। एक है पेमेंट सिस्टम। पेमेंट सिस्टम ऑलरेडी बाजार में आ चुका है। हमारा डिजिटल पेमेंट बिल्कुल ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में बढ़ता जा रहा है। आज हम रुपए का लेन देन 10% करते हैं पूरे जो स्टैटिस्टिक्स आया है उसमें। बाकी आप निफ्ट से करते हो, आरटीजीएस से करते हो, बड़ी राशि, छोटी राशि जो है वो आप यूपीआई मोड से पेमेंट से करते हो, तो वो करीब 10-15% आपकी जाती है। 10% है जो आप कैश हैंडल करते हो, बट वो भी कैश पुराना पैड से देखो तो आज 29 लाख करोड़ मार्केट में घूम रहा है कैश, प्रिंटेड नोट। जी जी। तो ये जो वॉलेट्स हैं उसी सिस्टम पे पिगी राइड करेगा, उसको नया डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसका जो बैकएंड है उसमें बदली आएगा कि वो आपका खाता में आज जो पैसा रखा रहता है और प्रिंट होके आरबीआई जारी करके आपके खाते में वो पैसे रहते हैं, वो प्रिंट ना होके वो डिजिटल ट्रांसफर हो जाएगा, क्विक हो जाएगा। और उससे जो आपके क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स है या जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है आपका, जो आपको 1% या 0.3% वो कम होगा, वो नहीं के बराबर हो जाएगा। नहीं के बराबर होगा। हम सुधाकरन जी के पास चलेंगे और सुधाकरन जी ने काफ़ी कुछ डिजिटल मुद्रा पे लिखा है, काम किया है, इसे समझने समझाने की कोशिश की है। सुधाकरन जी आप ये बताएं कि मैम ने कहा कि 29 लाख करोड़ रुपए ये फिजिकल करेंसी लगभग मार्केट में है, तो ये जो डिजिटल ई रुपी जारी करेगा रिजर्व बैंक, ये इसके एडिशन में होगा या इतना ही होगा, कैसे होगा ये? देखिए ये जो करेंसी है अगर हमने ज़्यादा जारी कर दिया तो वो रुपए के वैल्यू को अंडरमाइन कर देगा, मतलब वो कम ज़्यादा कर देगा। हमारी इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रुपए का वैल्यू जो होता है, जब हम 100 रुपये कहते हैं वो क्या मायने रखता है, उसको हम कैसे तय करते हैं कि 100 रुपये का वैल्यू क्या है। अब हमने उसके ऊपर जारी कर दिया तो मतलब ज़्यादा करेंसी आ जाएगी मार्केट में, मतलब हमारा जो डिमांड जो है वो उसके मुताबिक नहीं है, तो रुपए का जो से डॉलर के मुकाबले जो वैल्यू है वो घटेगा। तो इसलिए ये होगा कि आरबीआई जब ये जारी करेगा तो वो कुछ पैसों को वापस ले लेगा, ताकि वो जो अमाउंट जो मार्केट में जो उन्होंने तय कर रखा है उसको उनको स्टेबल बना के रखना है। ये तभी बढ़ेगा जब आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जीडीपी जो है, वो इफेक्टिवली वो आगे बढ़ेगा, तब जाके हमारी इसमें वॉल्यूम्स आगे बढ़ेंगे। इसमें हमें 2 और चीज़ें समझना है। देखिए कोई भी रुपए जो है उसके जो कुछ मूल्य बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब एक होता है कि जब वो आरबीआई एश्योर करता है कि मैं इस जो भी इसका बेरर है इसको अगर 100 रुपीज़ 10 रुपीज़ इसका वैल्यू मैं एश्योर करता हूँ, वो एक फिजिकल करेंसी एश्योर करता है। वो सेम डिजिटल करेंसी अनलाइक ए क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि उसके इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है। वो मार्केट में किसी ने 1000 खरीद लिया और किसी ने डिसाइड कर लिया कि एक बिटकॉइन आज $50,000 है तो $50,000 पे पहुंच गया, लेकिन उसका बेसिस क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि उसमें वो क्या करते हैं कि मार्केट में जो कॉइन की अवेलेबिलिटी उसको कम कर देते हैं, उसके वजह से उसका वैल्यू ऊपर जाता है। लेकिन हमारी गठन हुआ, फिर अक्टूबर 2020 रिजर्व बैंक ने आंतरिक कार्य समूह का गठन किया, आंतरिक कार्य समूह ने कार्य किया। उसके बाद आते हैं फरवरी 2021। देखिए काम कितनी तेजी से चल रहा है इस दिशा में। रिजर्व बैंक वर्किंग ग्रुप ने अपनी सिफारिशें दे दी और 1 साल ठीक इसके बाद यानी इसी वर्ष फरवरी 2022 को सरकार ने आम बजट में डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा भी की। ठीक 1 महीने बाद मार्च 2022 सरकार ने गजट के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में जो आवश्यक संशोधन थे वो किए। और फिर इस महीने में हम चल रहे हैं अभी अक्टूबर 2022, रिजर्व बैंक ने डिजिटल मुद्रा को लेकर कॉन्सेप्ट नोट जारी किया और 2022 के बजट में डिजिटल मुद्रा लाने की जो घोषणा हुई थी उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू किया जाएगा और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर विचार विमर्श किया जाएगा।
अरुणा, हम आपके पास आते हैं, आप इस कमेटी की मेंबर रही हैं। इस पे क्या क्या चीजें विचारणीय है? इस कॉन्सेप्ट नोट में कुछ बातें हैं, क्या प्रमुख बातें हैं? आप देखेंगे अगर कंसेप्ट नोट में, तो आज इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट है, तो वो हमको एक एडवांटेजियस पोजीशन में रखता है। और सीबीडीटी जो है ये लीगल टेंडर है, जैसा कि इन्होंने बिल्कुल सही सुधाकरन कहा। जी वो बता रहे हाँ, थे इस बारे में। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि क्रिप्टो इज स्पेक्युलेटिव, वैल्यू बढ़ सकती है, गिर सकती है, यहाँ आपका नहीं गिरेगा। तो इनके इसमें जो इश्यूज है अभी, कि जब बैंक आज पैसा जारी करती है तो वो बैंकों को देती है और बैंक इंटर्न रिटेलर को देते हैं, तो ये 2 टियर है। तो अब आरबीआई को ये तय करना है कि उसको सिंगल टियर में करेंगे कि 2 टियर में करेंगे। फिर इसको सिर्फ होलसेल के लिए रखेंगे कि जहाँ पे बैंकों को दे के रोक दिया सीबीडीटी, और आगे फिर हमारा डिजिटल पेमेंट या कैश पेमेंट पे गाड़ी चलती रहेगी, या सीधा रिटेलर को देंगे जहाँ मेरा खाता आरबीआई में रहेगा सीधा, कोई बैंक बीच में नहीं। उस पर भी एक तय करना है। तो ये जो पायलट की बात की आपने, उसमें ये सारी चीज़ें तय होनी है। उसी तरह इसमें ये भी बात तय करनी है कि टोकन होगा क्या, टोकन बेयरर्स चेक जैसा है कि अगर मेरे पास टोकन है तो मेरे पास 100 रुपया है, आपके पास टोकन है तो आपके पास 100 रुपया है। तो टोकनाइजेशन से करेंगे या नहीं करेंगे उसको, तो अकाउंट से करेंगे, तो वो उस पर तय होगा कि रिटेल में जा रहे हैं, अगर रिटेल में जा रहे हैं तो टोकनाइजेशन आना पड़ेगा, और अगर होलसेल में जा रहे हैं तो आपका अकाउंट से चल जाएगा काम। तो ये सारी चीज़ें इनकी तय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रिवेसी, क्योंकि जैसा कि सुधाकरन जी ने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ एवरी ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में रिकॉर्डेड है, तो उस पे एक प्रिवेसी रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एनोनिमिटी की बात की गई है कि हम किस हद तक उसमें इंट्रूड करेंगे ट्रेल पे, या वो ट्रेल बना रहेगा लेकिन इट विल बी मास्क्ड, मतलब दिखेगा नहीं किसी को, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, वो इस्तेमाल करना में किस हद तक सरकार को इंटरफियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका पैसा सफ़ेद है और आपके लीगल ट्रांजैक्शंस हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, तो इसलिए एनोनिमिटी की भी बात की गई। जी जी जी, देखते हैं क्या है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कॉन्सेप्ट नोट में। ई रूपी टोकन आधारित होगा या अकाउंट आधारित? कैसी होगी इसकी डिजाइन? डिजिटल करेंसी का थोक और खुदरा स्वरूप कैसा होगा? प्राइवेसी के लिए क्या खास रहेगा? ई रूपी कैसे जारी होगा? अकाउंट कीपिंग कैसे होगी? बैंक पेमेंट सिस्टम अंतिम उपभोक्ता के बीच तालमेल कैसा रहेगा? और कैसे मिलेगा ब्याज इस पर? और क्या बिना इंटरनेट के भी ट्रांजैक्शन होगा संभव? इन सब बातों पर कॉन्सेप्ट नोट में चर्चा की गुंजाइश रखी गई है। सुधाकरन जी, अगर इंटरनेट नहीं है, भाई लाइट नहीं है, तो भी अंधेरे में हम टॉर्च की रोशनी से, मोमबत्ती से जो जेब में हमारे पैसे पड़े हैं वो हम निकाल के आपको दे सकते हैं, कोई सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनेट ना हो तो हम डिजिटल रूपी को कैसे आपको देंगे? ये पॉसिबल है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे, मैं आपका ध्यान थोड़ा 10 साल पीछे लेके जाऊंगा, जब पार्लियामेंट में एक वरिष्ठ मंत्री ने जब देश में प्रधानमंत्री ने डिजिटाइजेशन की बात की थी तो मजाक उड़ाया गया था। उनको ये बोला गया था कि कैसे पॉसिबल है, पॉइंट ऑफ POS चाहिए, इतना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रेडी वाला 2 रुपये 50 पैसे चार्ज करेगा, आप कैसे इसको पे करोगे? और आज के डेट में कागज़ के पन्ने पे होता है ये। कागज़ के पन्ने पे अगर आपने एक QR कोड स्कैन कर लिया, आजकल भिखारी भी QR कोड लेके घूमते हैं। मतलब मैं अभी किसी ने मांगा था मुझसे, मैंने कहा भैया मेरे पास चेंज नहीं है, मैं बोला सर QR कोड दे देता हूँ मैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मतलब बेंगलोर में मतलब आई वॉज अमेज्ड कि कनेक्टेड है, मतलब उनको भी जीने का हक है। मतलब ये है कि उन्होंने वो जरिया चूज किया, वो हमें चेंज करना पड़ेगा, और ये इकोनॉमी उसी तरफ अग्रसर है। बट बात इस पे आने के लिए ये पॉसिबल है। अब कैसे पॉसिबल है मैं उस पर आऊँगा, उससे पहले मैं आपके रिटेल वर्सेस होलसेल वाली बात पे आता हूँ। ये डिस्कशन ये ऐसा है कि वो पॉसिबल नहीं है, इट हैज़ टू गो रिटेल। एंड वाई आई बिलीव एज अ टेक्नोलॉजी पर्सन कि ये ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये पैसा तभी जारी हो सकता है जब आप फिजिकल कैश को विड्रॉ कर सकते हो। ये नहीं हो सकता ये भी है ये भी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप उतना क्वांटिटी पैसा बढ़ा दोगे मार्केट पे, जिस पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ेगा। मतलब वो
कोई भी इकोनॉमिस्ट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपके पॉलिसी के खिलाफ होगा। डिजिटल मुद्रा का विश्व में क्या स्वरूप है, 10 हम बड़ी बातें देखते हैं कि क्या है ये। इस वक्त तक आप देखें कि 10 देश जो हैं वो डिजिटल मुद्रा लॉन्च कर चुके हैं। बहामास ने 2020 में सबसे पहले डिजिटल मुद्रा को लॉन्च किया। चीन और दक्षिण कोरिया भी अब लॉन्च करने वाले हैं डिजिटल मुद्रा, और डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की तैयारी में है 14 देश। 60 से अधिक देश डिजिटल मुद्रा में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। डिजिटल मुद्रा ई रूपी को, जैसा हमने चर्चा किया, मोबाइल फ़ोन में रखा जा सकता है। इसको आप अपने ई वॉलेट में भी रख सकते हैं। और ई रूपी का मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी हम जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं वो फिजिकल करेंसी नोट के लिए ही करते हैं। और डिजिटल अर्थव्यवस्था को ई रूपी से मजबूती मिलेगी। डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने की दिशा में ये अहम कदम होगा। हमने चर्चा की कि ये बिटकॉइन नहीं होगा, उसके जैसी करेंसी नहीं होगी, और इसको वो ख़त्म भी करेगा। ई रूपी जब आएगा तो बिटकॉइन जैसी करेंसी को ख़त्म करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने में हमें आसानी होगी। और जैसा अरुणा आप बता रही थी कि दूसरे देशों को जब आप राशि भेजते हैं उसके ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी शायद 2% तक की कमी आई, वो लगभग ना के बराबर रहे। और सबसे बड़ी बात, लाभार्थियों को सीधे राशि भुगतान में भी इससे सहूलियत होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। बैंकिंग, मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता पर इसके सकारात्मक प्रभाव की पूरी उम्मीद है। और ये भविष्य की हमारी प्राइमरी करेंसी हो सकती है। और ई रूपी टोकन आधारित होगा या अकाउंट आधारित होगा, इस पर भी हमने चर्चा की। इस पर चर्चा अभी जारी है। तो भविष्य की ये हमारी प्राइमरी करेंसी हो सकती है। 29 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ने अभी मार्केट में रखे हुए हैं। धीरे धीरे इसको डिजिटल रूपी से कन्वर्ट किया जाएगा। कितना प्रतिशत आप मानती हैं कि ये काम हो तो हम प्राइमरी करेंसी की ओर बढ़ सकते हैं? 50 से 60% तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको जाना है। और मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि इसको पायलट स्टडी में आयन आउट करके, जैसे सुधाकरण जी ने कहा, इसको बिल्कुल फाइन ट्यून और परफेक्ट करना पड़ेगा। आप हाफ बेक नहीं जा सकते हो। हम लोगों ने ई मैंडेट और टोकनाइजेशन में जो की दिक्कतें आ रही हैं हम देख रहे हैं, और इसमें हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आरबीआई का ये निर्णय बिल्कुल सही है कि हम पहले इसको पायलट करेंगे, और पायलट में हर चीज़ आयरन आउट हो जाएगी, हर दिक्कतें समझ में आ जाएगी, तब वो लॉन्च की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस नज़रिए से उसको देखें तो 60% तक धीरे धीरे धीरे, मतलब आगे से भविष्य में जितना प्रिंटिंग होना है पैसा, वो प्रतिशत कम होता जाएगा और हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और इससे आपका ब्लैक मनी गायब हो जाएगा, कंप्लीट ट्रेल आ जाएगा, और आपका पूरा जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो नेक्स्ट स्टेप है वो कंट्रोलिंग के लिए रेगुलेटर को बहुत आसानी रहेगी। अच्छा, आपको एक आइडिया दें हमारे दर्शकों को कि रिजर्व बैंक जो मैनेज करता है रुपए को बैंकों के बीच में, आम नागरिकों के बीच में, और जो छापता है, इसका कॉस्ट कितना आता है? इसका कॉस्ट करीब 5,000 करोड़ रुपया आता है। अगर आप देखो, छापना और लॉजिस्टिक्स से उसको लेके जाना, क्योंकि आपने हिंदी पिक्चरों में देखा होगा जहाँ वो पैसे की वैन किसी ने लूट ली, तो आपको साथ में बहुत बड़ी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जब बैंक से छाप खाने से, जितने हमारे पैसे कॉइन्स और रुपए के छाप खाने हैं, वहाँ से हर बैंक में पैसा पहुँचता है, और हर बैंक से हर ब्रांच में पैसा पहुँचता है। तो ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा बहुत बड़ा खर्चा आता है। वो खर्चे की बचत होगी जो ट्रांजैक्शन में आपको सुविधा मिलेगी। आपके डिजिटल पेमेंट में आप देखो, पहले 3% आपको पोस्ट मशीन पे लगता था, जिसको हम MTR कहते हैं, तो वो अब आपका वहाँ शून्य हो गया। कस्टमर को कुछ नहीं लग रहा, उसको ऑफसेट करेगा, ये जो सेविंग्स आएगा उससे वो ऑफसेट हो सकता है। तो आपके जो पेमेंट सिस्टम्स हैं, आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, इससे फ़र्क पड़ेगा। और मेरे जहन में अरुणा अभी ये एक सवाल आ रहा था कि जैसे जब कहीं छापेमारी होती है, काला धन निकलता है सोफे के अंदर, बेड के अंदर, उसको गिनने में भी 1-आध हफ्ते लग जाते हैं। तो अगर ये ई रूपी पे वैसी चीजें होगी तो उसको काउंट करना भी हमारे एजेंसी वालों के लिए आसान होगा। नहीं है ना, आपका पूरा ट्रैक रहेगा। जैसा सुधाकरण जी कह रहे थे कि आपके पास कितना पैसा है, वो 1 सेकेंड में IT एक्सपर्ट्स निकाल के आपको दे देंगे कि इतना पैसा है, उसके ऊपर आपके पास हो ही नहीं सकता। और 40% करेंसी रहेगी छोटे नोटों में। तो छोटे नोट में कितना, इस तरह काले धन वाले कितना रखेंगे, कहाँ रखेंगे?
तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पर जैसे आप कुछ देशों के नाम बता रहे थे, अभी सीबीडीसी कहीं भी बहुत सक्सेसफुल नहीं है। बाहामास भी जो कर रहा है वो मतलब पब्लिक ब्लॉकचेन पे जा रहा है, जो क्रिप्टो का ब्लॉकचेन है, और क्रिप्टो स्पेकुलेटिव वो अपनी रास्ता पकड़ाएगा, वो अपना चलता बिल्कुल। जाएगा। आप चुनौतियों पे बात कर रही हैं, हम देखते हैं अपने एक ग्राफिक प्लेट के जरिए कि इससे जुड़ी चुनौतियां क्या हैं। एक तो सबसे बड़ी साइबर सिक्योरिटी की चुनौती हो सकती है। ग्राहकों के बीच में शुरुआती दौर में इसकी स्वीकार्यता कितनी होगी, कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे, उसकी चुनौती है। फिर इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की आवश्यकता होगी, कितनी जल्दी हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास कर लेते हैं। और अभी भी भारत में जो एक डिजिटल डिवाइड है उसको पाटना कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये अगर हम देखें तो ये 4 बड़ी चुनौतियां हैं। सुधाकरन जी, इन चुनौतियों को देखते हुए आपने कहीं लिखा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हासिल करने में ये डिजिटल रुपया सहायक होगा। ब्रीफ में बताएं कैसे, क्योंकि वक्त कम है। क्योंकि हम ऑलरेडी 2.5 ट्रिलियन के आसपास ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी है, और हमारी ग्रोथ रेट पैकती 12%, अभी 8 होगी, लेकिन बीच में एवरेज अगर आप मतलब मोटा मोटा मान लें कि 10% है, तो अगले 3 साल में आप अगर देखेंगे तो 30% वहीं पे ग्रोथ का गुंजाइश है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो 80 से 90% हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो इनफॉर्मल सेक्टर है। मतलब उसमें जो पैसा आज के डेट में आता है वो कैश से ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें कोई टैक्स नहीं देता, और क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी को नहीं पता। इन बड़े बड़े व्यापारी जो BMW मर्सिडीज में घूमते हैं, 10 बिजनेस हैं और 10 उन्होंने छोटे लघु उद्योग लगा रखे हैं ताकि वो टैक्स के नेट से बाहर रहे। ऊपर से एक मेजर एग्रीकल्चर के नाम पे एक ऐसा इकोनॉमी है जो टैक्सेबल है, लेकिन लोगों को इमोशन को एक्सप्लॉइट करते हुए उसको भी बाहर रखा हुआ है। अब ये जब हमें ये पता चलेगा कि जब ये एक लेबर दिहाड़ी वाला भी डिजिटल रुपए लेगा और वो उसका भी ट्रेल हमारे पास आएगा, तो सरकार को टैक्स नेट को वाइड करने में बहुत आसानी होगी। जिसका सीधा सीधा मतलब है, आपको जिस दिन आपने लॉन्च किया, अगर ये सक्सेसफुली पैन इंडिया अडॉप्ट हो गया, और अगर मैंने उसके इम्प्लीमेंटेशन के कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, जिसमें अगर सरकारी वेजेस तो दिया जा रहा है, जो मनरेगा में जो दिया जा रहा है, और सरकार ने अगर जैसे जनधन अकाउंट खोले थे वैसे ही अगर डिजिटल वॉलेट सबके लिए अगर खोल दें तो इसका इंसेंटिवाइज कर दें, और अगर जो कॉन्ट्रैक्टर जो पैसा दे रहा है उसको बोल दे कि हम 5 से 8% तक आपको हम ये दे देंगे, तो वो भी उनको वो पैसा दे देंगे। तो 30 या 40% की आपकी इकोनॉमिक की जो स्पाइक है, जो इनफॉर्मल को फॉर्मल करने की, वहीं आपको मिल जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर वाले को भी फॉर्मल में आना पड़ेगा, और कुल मिला के हमारी इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ा बूस्ट साबित होगा। हमारे पास वक्त कम है, लेकिन हम एक देखेंगे कि भारत में आखिर देखिए पेमेंट सिस्टम की जो विकास यात्रा रही है वो कैसे रही है। आप देखें, वो साल 1990 में हमने ECS शुरू किया, उसके बाद 14 साल बाद 2004 में RTGS भुगतान का पेमेंट शुरू हुआ, 1 साल बाद ही NEFT यानी 2005 में NEFT आया, IMPS 2010 में हुआ, फिर सारे चेक जो सिस्टम थे उस पर CTS 2011 में आया, 2012 में NACH, और 2016 में जब हम 4G पे पहुंच गए थे तो UPI सिस्टम आया। और इस तरह से 2022 में अब हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटल करेंसी ई-रूपी की, और ई-रूपी देश की अर्थव्यवस्था को ही न सिर्फ आगे ले जाएगा बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समावेशित करेगा अपने आप में। और वक्त कम है, इस वजह से हमारा एक इस अर्थनीति कार्यक्रम का एक सेगमेंट होता है पैसा बोलता है, लेकिन आज तो बात ही रुपए पर हुई, इसीलिए इस सेगमेंट में हम आज बात करेंगे रुपए पैसे पर बने मुहावरों और लोकोक्तियों की कि किस तरह रुपया हमारे जीवन में इतना समाया हुआ है। इसकी ज़रा बानगी देखिए इन मुहावरों में। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लाख टके की बात, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, पैसे दांत से पकड़ना, नोट छापना, नोटों की बरसात होना, पैसा हाथ का मैल है, समय ही पैसा है, टाइम इज मनी, रुपया ऐंठना, और 10th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपए की ये अहमियत है हमारे जीवन में, और आने वाले समय में भारत में हम डिजिटल ई-रूपी का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो न गंदा होगा, मैला नहीं होगा, और चोरी जाने का डर भी नहीं रहेगा। हमारे पास
ई वॉलेट में रहेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अरुणा जी आपका, सुधाकरन जी आपका। अगले सप्ताह फिर एक ऐसे ही विषय के साथ